is sarcoidosis? It's a disease which can affect our lungs and other parts of the body, but the cause is not very clear, whether it is due to some virus trigger or some autoimmune trigger. It could be anything, or infectious or autoimmune trigger in the body. लेकिन होता क्या है उसमें sarcoidosis में? glands बढ़ने शुरू हो जाते हैं, साइज बढ़ना शुरू हो जाता है, खासकर the glands in the chest, in the middle of the chest, between the two lungs, mediastinum कहते हैं हम उसको. वहाँ पे glands जो छोटे छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे नॉर्मली होते हैं, वो 1 सेंटीमीटर से बड़े होने शुरू हो जाते हैं, 2-2.5 सेंटीमीटर तक भी, 3 सेंटीमीटर तक भी साइज पहुँच जाता है. Now we can see that in the chest X-ray. Of course in the CT scan we can measure their size, और वहाँ से हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें EBUS करना है, एंडोप्रोक्टल अल्ट्रासाउंड के साथ अंदर से सैंपल लेना है नीडल से, तो वो हमें पूरा पता लग जाता है कि कहाँ से लेना है सैंपल. कई बार ग्लैंड्स हमारे सार्कोइडोसिस में यहाँ के भी नेक के इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वहाँ से भी सैंपल ले सकते हैं और भी ईजी हो जाता है. एक ब्लड टेस्ट करते हैं हम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, तो वो भी अक्सर बढ़ जाता है सार्कोइडोसिस में. टीबी और सार्कोइडोसिस का डिफरेंशिएशन करना बड़ा कई बार मुश्किल होता है, और अक्सर देखा गया है कि सार्कोइडोसिस के पेशेंट्स को टीबी की दवाई मिल रही होती है, एज ए बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाती है. लेकिन जब हम बायोप्सी करते हैं, फाइनल एस्पिरेशन करते हैं, तो उसमें जो पैथोलॉजी होती है, जो साइटोलॉजिकल फीचर्स होते हैं, वो काफ़ी मिलते जुलते होते हैं इन दोनों के, टीबी और सार्कोइडोसिस के. लेकिन टीबी में केजिएशन होती है और टीबी में एएफबी जो एसिड फास्ट बेसिलाई है वो दिख सकते हैं. ये दो चीज़ें अगर ना हो, केजिएशन भी ना हो, यानी नेक्रोसिस ना हो, डेजोल्यूशन ना हो, और ऊपर उसका आपको एएफबी नज़र भी ना आए टीबी के जो कीटाणु होते हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है बताना कि ये टीबी है कि सार्कोइडोसिस है. सो इस तरीके से ये दिक्कतें आती हैं. लेकिन सिम्टम वाइज सार्कोइडोसिस के पेशेंट्स में अक्सर हमें पेशेंट को कुछ खास कई बार सिम्टम भी नहीं होते, ग्लैंड धीरे धीरे बड़े बड़े होने शुरू हो जाते हैं. कई केसेस में जब सिम्टम शुरू होते हैं तो बॉडी एक्स, हल्का फुल्का फीवर, जॉइंट पेन्स, ये चीज़ें कॉमन होती हैं. और अगर लंग्स भी इन्वॉल्व हो जाएं, शुरू में लंग्स इन्वॉल्व नहीं होते, बाद में ग्लैंड्स के अलावा लंग्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं और फाइब्रोसिस भी करना शुरू कर देते हैं. किसी केस में फाइब्रोसिस इतना बढ़ जाता है कि एंड स्टेज फाइब्रोसिस में लंग ट्रांसप्लांट तक की जरूरत आ जाती है. तो उन केसेस में सांस चढ़ना शुरू हो जाता है, खांसी और सांस चढ़ना शुरू हो जाता है, चलने फिरने से सांस चढ़ना शुरू हो जाता है. तो ये इसके मेन सिम्टम्स हैं. तो हम जो टेस्ट वगैरह करते हैं, ये बायोप्सी लिया, रेडियोलॉजिकल टेस्ट किए, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम टेस्ट किया, इनके बेसिस पे और क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बेसिस पे हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं. अक्सर 1-2 साल ट्रीटमेंट करने के बाद में हम ट्रीटमेंट विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं और सक्सेसफुल भी हो जाते हैं. ज़्यादातर केसेस में लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ती. थैंक यू वेरी मच.